नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत समाजवादी पार्टी के घमासान के साथ, जहां इस घमासान में अब रामपुर के विधायक आजम खान भी कूदते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो कलह चल रही है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और इस कलह के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बादशाह और अमित शाह हमारे कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अगर आप इससे कामयाब हो गए तो ये कारनामा होगा और देश बर्बादी की तरफ जाने से रुक जाएगा। लेकिन हम फर्क जानते हैं, लेकिन ये भी याद रहे हर विरोधी को कि कुछ ने ये कहा कि अब 1 साल रह गया, फिर कहा 6 महीने रह गए, फिर कहा 1 महीना रह गया। मुखालिफ हो, अब तो वोट पड़ने का 1 महीना रह। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता तमाम राज्यों में लागू है। तमाम उन राज्यों में लागू है जहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर मंत्री और विधायकों पर आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। नया मामला ठाकुरद्वारा से है, जहां पर चुनाव आयोग की अधिसूचना के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल उत्साहित हैं, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन कई नेता चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा से सपा के विधायक ने अपने नगर में आसरा आवासीय कॉलोनी के एग्रीमेंट बांटे और आचार संहिता की जमकर उड़ाई। मामले की सूचना फिलहाल पुलिस को दे दी गई है और जांच में पुलिस जुट गई है। किस चीज का प्रमाण पत्र है आपके पास? ये कॉलोनी का आवास का है। अच्छा, किसके द्वारा दिया गया आपको? ये विधायक द्वारा। कब मिला आपको ये? आज ही मिला था। अच्छा, कॉलोनी मिली है आपको? जी हाँ। आज दिया गया है आपको? हाँ, आज दिया गया। किसके नाम से है ये सईद अहमद मेरा नाम। अच्छा, विधायक जी ने खुद दिया? जी हाँ। अच्छा, आवास पे बुला के दिया? कहाँ? हाँ, आवास पे बुला के। तो आप शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी का। क्या कोशिश रही उनकी? बढ़िया कोशिश। तो नेताओं द्वारा आचार संहिता तोड़ने के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग की कार्रवाई की बात की जाए तो इस कार्रवाई के दौरान भी कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है, जिसके बाद स्वच्छ चुनाव कराने के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5 किलो चांदी बरामद की है। चांदी गलाकार कार से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी। सराफा कारोबारी चांदी का हिसाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने चांदी को जब्त कर लिया है। फिलहाल मामले को लेकर आयकर विभाग ने भी सराफा कारोबारी से पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने हथियापुर के पास वाहन चेकिंग में एक प्राइवेट आदमी से, जो महेश चंद अग्रवाल से, उनसे 5 किलो 100 ग्राम करीब की चांदी की सिल्ली बरामद हुई है, जिसमें भी छानबीन की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एटीएम में कैश डालने जा रही वैन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस वैन को कब्जे में ले लिया। सीएमएस ये वैन थी, जहां पर थाने में लेकर इसे पुलिस आ चुकी है। जांच के बाद वैन को सही पाए जाने पर फिलहाल उसे छोड़ दिया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कई वाहनों से पार्टी के स्टिकर भी उतरवाए हैं। इस दौरान पीएसपी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी से भी स्टिकर उतरवाया गया। आज कोतवाली फर्रुखाबाद में जो पंचायत घाट क्षेत्र है, वहां पर जो है एक व्यक्ति से 8 लाख रुपए जो है बरामद किए गए। चेकिंग के दौरान जैसे ही 8 लाख रुपए बरामद हुए, इसकी सूचना इनकम टैक्स के अधिकारियों को दे दी गई है। उनके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है और जो परीक्षण के बाद जो भी रिपोर्ट जैसी मिलेगी, उनकी जांच के उपरांत हम उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद नोटों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए नोटों के जखीरों को बरामद कर रही है। फिलहाल संभल से यह मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपए की नेपाली करेंसी बरामद की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आज फ्लाइंग स्क्वाड 2 की टीम और एसडीएम साहब और मैं और इंस्पेक्टर संभल यहाँ वाहन चेकिंग कर रहे थे चुनाव की आचार संहिता के उसमें। तो एक लड़का सुफियान नाम का, जो बनबसा उत्तराखंड से यहाँ आया है, उसके पास से 1,60,000 रुपये मिले हैं और 30,000 रुपये नेपाली करेंसी मिली है। तो उसकी जाँच कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आया और किस इस्तेमाल के लिए लेकर।
तो निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बार के चुनाव को स्वच्छ तरीके से कराया जा सके और साफ चुनाव के बाद लोगों को इसका फायदा मिले। लेकिन इन कोशिशों के बाद लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद ये समझा जा सकता है कि नेता या फिर जो तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में अस्वच्छता फैलाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। फिलहाल आबकारी विभाग ने छापेमारी कर लाखों रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई को देख शराब माफिया तो मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के दौरान शराब का गलत उपयोग होता है और इसे रोकने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिलासपुर तहसील में मुशर्रफ जंगल में आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली कि वहाँ जो देसी शराब की भट्टियाँ संचालित हैं उसी पे संयुक्त रूप से आबकारी विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे और उन्होंने 10 भट्टियों को चिन्हांकित किया और उसको ध्वस्त किया वहीं, और काफ़ी संख्या में मात्रा में कच्ची शराब मिली है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी राधेश्याम शुक्ला, आबकारी निरीक्षक श्री गोपाल जी श्रीवास्तव, डीपी तिवारी एवं समस्त सर्किल स्टाफ के साथ हमने रात 12 बजे दबिश की। वहाँ पर 10 चढ़ी भट्टी मौके से नष्ट किया गया और लगभग 5000 केजी लहन नष्ट की गई। 90 लीटर शराब अवैध कच्ची। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की लगातार ये कार्रवाई जारी है, जहां पर पुलिस ने यहां से भी भारी मात्रा में बने और अधबने असलहों को अपने गिरफ्त में लिया है। बता दें आपको कि 10 तैयार तमंचे, 20 आधे बने हुए और 10 जिंदा कारतूस सहित असलहा बनाने के कई सामान यहां से पुलिस ने बरामद किए। इधर पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस पूरी छापेमारी को अंजाम दिया है। कल रात जो चेकिंग अभियान के दौरान एक सूचना मिली थी कि एक असला बनाने वाला फैक्ट्री चल रहा है और अवैध तरीके से असला बनाया जा रहा है। तो इस सूचना पे जो हमारे जो टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड है और अन्य पुलिस कर्मचारी मौके पे पहुंचे और बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का बरामदगी किया गया है। इसके साथ साथ जो बनाने वाले अन्य उपकरण भी बरामद हुए। इधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध बेसन बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां पर भी भारी मात्रा में बेसन बरामद किया जो कि मिलावटी था और इसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। बता दें आपको कि मिलावटी बेसन बनाकर इसे बाजारों में सप्लाई किया जाता था। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में बिजली चोरी भी पकड़ी गई। पुलिस ने फैक्ट्री को फिलहाल सीज कर दिया है। यहाँ पर आती ब्रांड का एक बेसन फैक्ट्री चला रहा है और हम लोग मैं और एसओ साहब यहाँ पर स्पॉट पर पहुँच गए और यहाँ पर चेकिंग की। यहाँ पर सीधा इलेक्ट्रिसिटी लाइन से सीधा बाईपास करके सिर्फ 2 मोटर का परमिशन ले लिया है, बट बहुत ज़्यादा मोटर चलवा रहे हैं और इसके खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का लाखों में होगा, बट फिर भी इतना पैसा सरकार को जमा नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आके पकड़ लिया और इसमें हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर हाइडल को भी बुला लिया और उनके माध्यम से इसमें जांच हो रहा है। इसको पूरा कितना जुर्माना होता है उसको पे करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर एक जीजा ने अपनी साली पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस तक ये मामला जा चुका है, जहां पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। हमले में किशोरी पूरी तरह से जख्मी है, जहां पर बचाने आए पड़ोसी पर भी उस आरोपी जीजा ने हमला कर दिया। पड़ोसी घायल है, आरोपी जीजा दोनों को घायल कर मौके से फरार हो गया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इनकी हालत बताई जा रही है। परिजनों ने आरोपी जीजा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देखिए, एक युवक है, इनके द्वारा अपनी ही साली पे चाकू से हमला किया गया है। उस महिला को काफ़ी चोटें भी आई हैं। इसमें थाना मझौला पे जो अभियोग है वो पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना पुलिस कर रही है और अभियुक्त को ढूंढने का प्रयास कर रही है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इनके परिवार में कुछ आपस में दहेज को लेकर मनमुटाव और विवाद चल रहा था, जिसके कारण आपस में इनकी बन नहीं रही थी, ऐसा बताया गया है उनके परिवार वालों की तरफ से और अभियुक्त को पुलिस तलाश करने की। तो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला है। फिलहाल पुलिस कब तक आरोपी जीजा को गिरफ्तार करती है और कब तक पुलिस इस पूरे रिश्ते के मामलों को सुलझा पाती है, ये देखने वाली चीज होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें और भी है। बने रहिए TV 100 के साथ।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों का जिक्र कर रहे हैं और बात देवरिया की करेंगे, जहां पर देवरिया में एक 5वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। हाँ, तो तब हो गई जब छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की तो आरोपी ने परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद कई गंभीर चोटें परिजनों को आई है। आरोप यह भी है कि पुलिस ने मामले में लीपापोती की और इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत एसपी से करते हुए मामले में न्याय की गुहार लगाई है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया का यह पूरा मामला, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार है कि महिला अपराधों को रोकने की कोशिश की जा रही है, महिला अपराधों पर लगाम लगाने की हर योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ये होता नजर नहीं आ रहा है। शर्मसार कर देने वाला ये मामला, जहां पर देवरिया में 5वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ किया गया। दबंग आरोपी ने परिजनों के साथ मारपीट भी की है, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले के बाद सवालों के घेरे में है। जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो पुलिस ने सुचारू तरीके से ये कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस की तरफ भी लीपापोती का आरोप लगा है। इसके बाद पूरा मामला एसपी के पास पहुंच चुका है। इंसाफ कब तक मिलता है इस पूरे मामले पर, कब तक तस्वीर साफ हो पाती है, ये देखने वाली चीज़ है। हमारे साथ हुई तो वही पूछ रहे थे, जब तक उसका छोटा लड़का धक्का दे के भगा दिया और बोलता है कि साले भाग जाओ नहीं तो मारेंगे। तो फिर हमने पीछे आया, जब तक उसका बड़ा बाप है वो पीछे से मेरे को मारने लगा और वो लाठी डंडा दोनों लड़के लेके आ गए। किसको चोट लगी? कहाँ जा रही हो? बैठो। वहाँ पर रुक गए, अब हाथ पकड़ कर कोड़ा पैसा लो, फिर भाग गया, थोड़ा काटो, फिर भाग गया है, तो फिर दौड़ कर आया पकड़ लिया। तब हम बोले जा रहे तो मुँह कुछ का बोल ठीक हो लिया, दाब लिया। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक रेप पीड़िता ने इच्छा मृत्यु की इच्छा जाहिर की है। बता दें आपको कि एसपी से गुहार भी लगाई है और उसके बाद अब पूरा मामला इस पीड़िता के पक्ष में होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर महिला का कहना है कि आरोपी का पिता पेशे से वकील है और जो आए दिन सुलह के लिए दबाव बनाता है। मना करने पर पीड़ितों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। इसके बाद लगातार पीड़ित महिला ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामले को लेकर जब एसएसपी संभल से बात की गई तो वो भी सवालों से बचते हुए ही नजर आए। हमारी ये जो बच्ची है शिवांगी, इसके साथ रेप का मैटर हुआ 1 जून 2015 के लिए। मोहित पुत्र मूलचंद है, इसके साथ दुराचार किया। हमने इसका मुकदमा 293/15 लिखाया। उसमें दबाव बनाने के लिए उसने फर्जी मुकदमे लिखाए। 156 दिन से एफआईआर हो गई, कंप्लेंट केस करा दिए, हमें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया। अब हम और दोबारा फिर वारंट हमारे पूरे परिवार के करा दिए हैं। उनकी टांग लखुआ में टूटी थी और मुकदमा जो है एफआईआर हो गया। उसके बाद भी उसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट केस में वारंट करा दिए। हम अब डीएम साहब से हमने इच्छा मृत्यु मांगी है कि अगर हमें गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया तो जिंदा जेल नहीं जाएंगे, हमारी लाश को जेल भेज दो। हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संगम तट पर माघ मेले के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए थे। किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने हर मुमकिन सेवाएं यहां लगा रखी है। स्नान सुबह से ही शुरू हो गया, जिसके लिए श्रद्धालु जुटने लगे थे। मंगल बेला पर स्नान कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहाँ पर स्नान शुरू होते ही श्रद्धालु में स्नान कर सूर्य देवता को नमन किया। स्नान पर्व को देखते हुए संगम तट पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। पुलिस की ओर से कई स्टीमरों की व्यवस्था भी की गई थी। हर ओर फोर्स की तैनाती थी। पुलिस हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए थी। तो माघ मेले का क्या दृश्य है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने माघ मेले के पहले दिन संगम तट पर डुबकी लगाई है। सभी लोगों ने सूर्य देवता को नमन किया, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और सभी के लिए आज के स्नान करने से गंगा माई बहुत ही कछु की ईश्वर की कृपा है जो दे है सो तो आत्मा के लिए है। इधर बीएसएफ जवान की तरफ से खाने की गुणवत्ता पर उठाए गए सवालों के बाद हर तरफ कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। लेकिन इसके बाद डासना जेल में कैदियों के अच्छे दिन आ गए। कैदियों के लिए खानों की अच्छी व्यवस्था की गई थी और इसके बाद कैदी काफ़ी खुश हैं। गाजियाबाद के डासना जेल का ये पूरा मामला है। इधर कैदियों का कहना है कि जेल में खाना के मानकों का ध्यान रखा जाता है, इसकी वजह से अब उन्हें अच्छा खाना भी मिल रहा है।
इसका जो भी राशन होता है वो हम ज़्यादातर खुद परचेज करते हैं, कुछ हमें सरकारी स्रोतों से भी मिलता है। फिर पहले तो हम इनकी सबकी सफाई कराते हैं। जो गेहूं है, गेहूं की बाकायदा सफाई से लेके उसके लिए मशीनें भी लगी हुई हैं, वो सब सफाई करती हैं। और हमारे यहाँ की ही चक्की है, उसमें हम आटा पीसते हैं। ऐसे ही मसाला भी हम लोग अपना खुद ही तैयार करते हैं। इसके बाद जो फिर राशन कच्चा जो जाता है पाकशाला में बनने के लिए, वो डॉक्टर साहब उसे देखते हैं, उनके सुपरविजन में वो पूरा बनाया जाता है। सर खाना बहुत अच्छा मिलता है, बस खाने के टाइम घर की याद जरूर आती है, लेकिन खाना जैसा ही है, बहुत अच्छा लगता है हमें। 2010 से हूँ मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, सब भाई लोग हैं हमारे साथ, सब खाते हैं खाना। किसी प्रकार के खाने में कभी कोई कमी निकली है क्या? सर अभी तक तो कोई नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं खाना कैसा है, आप जानते हैं, अच्छा है सर, स्वादिष्ट है खाना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बीएसएफ जवान की ओर से खाने की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि इसका फायदा अब गाजियाबाद के डासना जेल में देखने को मिला है, जहां पर कैदियों का कहना है कि इस पूरे मामले के बाद से ही इन्हें अच्छा खाना दिया जा रहा है, पूरी गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है। इधर आला अधिकारियों की तरफ से भी इस पर बयानबाजियां होने लगी है। अब क्या उस वीडियो का फायदा हो रहा है, या फिर क्या एक छोटी सी वानगी भर है कि ये दिखाने की कोशिश है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ उसी ढर्रे पर होगा? ये काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन गाजियाबाद के डासना जेल में कैदियों का फायदा जरूर होता हुआ। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी जोश है, काफ़ी जुनून है, और हर कोई यहाँ पर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद नेता ये भूल गए कि आचार संहिता लागू है, और ऐसे में आचार संहिता की नियमों की धज्जियां उड़ाना कहीं ना कहीं नेताओं के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल जो मामला सामने आया है वो कानपुर का है, जहाँ पर कल्याण विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना प्रचार प्रसार किया। इस बारे में जब चुनाव अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। तो चुनाव अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बीएसपी के इस प्रत्याशी पर कब तक कार्रवाई होती है ये देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल एक अनोखा तरीका इस बीएसपी प्रत्याशी की तरफ से अपनाया गया है, जहां पर उसने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना प्रचार प्रसार किया। शायद नेताजी ये भूल गए इस दौरान कि आचार संहिता लागू है, और ऐसे में ये इनके लिए भारी भी पड़ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पर हर किसी की नजर है। हर कोई समाजवादी पार्टी के घमासान पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दोहरी नीति उन नेताओं के लिए है, उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो समाजवादी पार्टी के हैं। अब बात हम विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की कर रहे हैं। उनके सामने अब दो रास्ते थे, हालांकि उन्होंने इस रास्तों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की। माता प्रसाद पांडे ने लखनऊ में कहा कि अखिलेश यादव उनके सीएम हैं और मुलायम सिंह यादव उनके नेता। माता प्रसाद पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक साथ हैं। वहीं नई पार्टी बनाने पर भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुलायम सिंह पार्टी नेता है। किसके साथ है? अब इस साथ पूछने का काहे को आज पूछ रहे हो? अभी तो कोई अलग हुए नहीं, जब अलग होंगे तब देखा जाएगा। अभी कहाँ बनी पार्टी? अभी बने तब ना, अभी जब बने तब पूछिएगा। तो फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और TV 100 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।